हेलो, कैसे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आप सभी विद्यार्थियों का आपके पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 6 जो ऊतक है आपका, इस चैप्टर का साइंस के 6 चैप्टर ऊतक के आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। नहीं बहुत आसानी वे में हम लोग अपनी भाषा में 50 MCQ हम लोग आज सॉल्व करेंगे 9th क्लास के ऊतक चैप्टर से ही। इसी चैप्टर से आपका 50 MCQ है नहीं, और हमने प्रत्येक चैप्टर का 50-50 MCQ करा रहा है नहीं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं का वैसे समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर का ही डिफिनेशन दिया हुआ है। ऊतक कह रहा है कोशिकाओं का वैसे समूह जो देखने में क्या हो एक जैसे, जिनकी संरचना आकृति क्या हो एक समान, तथा वो कार्य भी एक साथ संपन्न करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं बच्चे, टिश्यू कहा जाता है नहीं। ऐसे भी आप याद रखो, कोशिकाओं का समूह को ही क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है नहीं, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोशिका का वैसे समूह जो आकृति में क्या हो समान हो तथा किसी कार्य को, जो भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, तो अंग, ऊतक, अंग तंत्र या अंक नहीं। तो अब यहाँ पर आपका आंसर होगा इसका क्या, कि जो इस प्रकार कोशिका का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं प्यारे बच्चे, टिश्यू कहा जाता है। समझ गए नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैसे पादप ऊतक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपको पता है प्यारे बच्चे कि जो ऊतक होता है नहीं, ऊतक दो प्रकार के होते, पादप ऊतक जो होते हैं, पादप ऊतक नहीं, कौन से ऊतक, पादप ऊतक वो कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक नहीं, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स का होता है। एक विभज्योतकी ऊतक होता है, विभज्योतकी ऊतक होता है, और एक होता है प्यारे बच्चे आपका अस्थायी ऊतक। क्या होता है, अस्थायी ऊतक होता है नहीं, अस्थायी ऊतक होता है। तो अब वे पादप ऊतक जिसमें विभाजन की क्रिया होती है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विभज्योतकी ऊतक। और यही विभज्योतकी ऊतक प्यारे बच्चे आगे चल के कुछ समय के बाद ये अपनी विभाजन की क्षमता क्या करती है, खो देती है, मतलब वह विभाजित नहीं हो सकते। तो ऐसे ऊतक को क्या बोलते हैं, अस्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू बोला जाता है नहीं। और जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसको विभज्योतकी ऊतक कहा जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। और जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वैसे पादप ऊतक जो विभाजित होने की शक्ति, विभाजन की क्षमता क्या कर देती है, खो देती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो विभज्योतकी ऊतक तो नहीं कहें, क्योंकि विभज्योतकी ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। अस्थायी ऊतक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नहीं। और जाइलम और फ्लोएम किसका भाग है, तो अस्थायी ऊतक का भी दो भाग होता है, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। तो जटिल अस्थायी ऊतक का दो भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम है। समझ गए नहीं। तो आप याद रखेंगे कि जिस पादप ऊतक में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, विभाजन की क्षमता खो देती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थायी ऊतक बोलते हैं नहीं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, विभज्योतकी ऊतक नहीं। ये ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे आपका रहता तो वैसे पादप ऊतक जो विभाजित होने की क्षमता रखता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, तो विभज्योतकी ऊतक हो जाता है। समझ गए नहीं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन नंबर आपका क्या करे, आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन नंबर है जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभज्योतक ऊतक पाया जाता
है। किस प्रकार का विभज्योतक ऊतक पाया जाता है? नहीं, किसमें कह रहा है प्यारे बच्चे? जड़ों और तनों में। नहीं, तो जड़ और तना जो होता है उसके सबसे शीर्ष वाले भाग में जो होता है वो शीर्षस्थ विभज्योत ऊतक पाया जाता है, जो तने और जड़ों की क्या करता है? वृद्धि कराता है। नहीं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेंगे ये हम लोग का क्या है, ये यहाँ पर आपका इस तरह से कोई पादप है और इसकी आपको ऊपर वाला शीर्ष भाग और यहाँ पर आपका क्या है? तना है। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? तना। तो ये जो आपका ऊपर वाला जो भाग होता है, तने का जो ऊपर वाला भाग, शीर्ष वाला जो भाग होता है, इसके ऊपर कौन सा ऊतक मिलता है? शीर्षस्थ मिलता है। क्या मिलता है? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक मिलता है ना। ये ध्यान रखेंगे। जो क्या करता है? तना की लंबाई में कार्य करता है, यानी तना की क्या कराता है? वृद्धि करता है बच्चे। किसका काम करता है? वृद्धि का कार्य करता है। और जड़ के भी जो शीर्ष होता है, नीचे ये वाला क्षेत्र, सबसे नीचे वाला, इस क्षेत्र में भी आपका शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक पाया जाता है, जिससे तना और मूल दोनों की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वही कह रहा है, वृद्धि वाले भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा विभज्योत की ऊतक? तो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समझ गया? आ गया ना। चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नहीं, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ देखेंगे हम लोग। 5 नंबर की जो अंतःवृष्ट विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए, अगर आपसे पूछे पादपों के शीर्ष में तना, पादप की जो तना और मूल होता है उसके शीर्ष में कौन सा ऊतक मिलता है? तो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक पाया जाता है, जिससे तने और मूल में क्या होती है? उनकी लंबाई में वृद्धि होती है प्यारे बच्चे। लेकिन अब कह रहा है कि अंतःवृष्ट विभज्योतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ एवं तनों के शीर्ष में तो आपका शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तने की परिधि या मूल में, यहाँ पर भी आपका नहीं हो, तने की परिधि या मूल में आपका अंतःवृष्ट विभज्योतक ऊतक नहीं पाया जाता है। तो पौधे में, पर्व संधियों में या पतियों में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। पौधों में जो पर्व संधि होता है, पर्व संधि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? आपका अंतःवृष्ट विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। नहीं, तो 4 क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सही होगा? सी सही होगा प्यारे बच्चे। समझ गए? नहीं, चलिए आगे चलते हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर की तरफ। अब 5 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग कि विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है? इसको आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है विभज्योतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है? केंद्रक, गोल्जी कैप, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी। तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनमें आपका केंद्रक भी मिलता है, गोल्जी कैप भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, परंतु रसधानी नहीं मिलता है। कौन नहीं मिलता है? रसधानी नहीं मिलता, रसधानी नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं पाया जाता है, तो नहीं के लिए आपका कौन हो जाएगा? रसधानी हो जाएगा प्यारे बच्चे। नहीं, तो नहीं पूछ रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मार देंगे? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखिएगा कि विभज्योतक ऊतक की जो कोशिका होते हैं उनके अंदर रसधानी यानी वैक्यूल नहीं पाया जाता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कैप और केंद्रक मिलता है। समझ गए? नहीं, चलिए आगे चलते हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 6 क्वेश्चन नंबर है पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो आप ध्यान रखेंगे कि पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक के कारण होता है। शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक जो तने और मूल की लंबाई में वृद्धि करता है, परंतु यहाँ पूछ रहे पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधा आप लगाएंगे तो बहुत पतला होता है, धीरे धीरे वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे पौधे की तने और मूल सबकी जो है मोटाई क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कौन सी उपादक ऊतक के द्वारा बढ़ती है? नहीं, पार्श्व विभज्योतक ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक या मृदु ऊतक? नहीं, तो इसके लिए आपका कौन उत्तर हो जाएगा सही?
ए यानी पार्श्व विभज्योतक ऊतक जो है प्यारे बच्चे, ये क्या करता है, पौधों की मोटाई में वृद्धि कराता है। नहीं, पौधा जो मोटापा होता है पौधे का, वो कौन से ऊतक के कारण, पार्श्वस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हम लोग 7वें क्वेश्चन नंबर की तरफ। नहीं, 7वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं। अब आपका बादाम मूंगफली आपने देखा होगा, उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो फल का क्या होता है, कठोर होता है। नहीं, तो अब वो कठोर होता है कि इसके कारण, कौन से ऊतक के कारण, नहीं तो वही उसकी छिलका में पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है या क्या पाया जाता है, हरित लवक, अंतरकोशिकीय स्थान, स्क्लेरेन काइमा या चालनी पट पाया जाता है। किसके कारण, वो आपका छिलका जो होता है मृत होता ही है, कठोर भी होता है। नहीं, तो इसके लिए आपका कौन जिम्मेदार है प्यारे बच्चे, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा जो होता है, इसी के स्क्लेरेन काइमा जो होता है मूंगफली और बादाम के छिलके को निर्माण करता है, बनाता है। नहीं, तो वही पूछ रहा, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, तो कौन पाया जाता है, स्क्लेरेन काइमा पाया जाता है। नहीं, ये ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है प्यारे बच्चे आपको, नहीं कि मूंगफली और बादाम के छिलके किस ऊतक का बना होता है, तो उसका भी आंसर कौन हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा। समझ गए। नहीं, और आपसे पूछ सकता है क्या कि नारियल, देखो नारियल का जो छिलका होता है, नारियल को जो ऊपर वाला भाग होता है, नहीं, या नारियल के रेशे जो होते हैं, नारियल का छिलका वो किसका बना होता है, तो भी स्क्लेरेन काइमा के द्वारा, स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। समझ गए। नहीं, तो ध्यान रखेंगे, स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। समझ गए। नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर हो गया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर हम लोग का, 8 नंबर क्वेश्चन है जिस मृदूतक, नहीं यानी पैरेनकाइमा की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका कट गया है, ये पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है ना, उसे कहते हैं दृढ़ ऊतक, कॉलेरेन काइमा, पर्णहरित, स्थूल कोण ऊतक। क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि जो पैरेन काइमा होता है, मृदूतक होता है प्यारे बच्चे। नहीं, मृदूतक ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा कौन होता है प्यारे बच्चे, क्लोरेन काइमा। और एक होता है आपका एरेन काइमा। कौन होता है, एरेन काइमा, एरेन काइमा होता है। एक क्लोरेन काइमा और एक होता है एरेन काइमा। नहीं, यहाँ पर क्लोरेन काइमा और एक क्या होता है, एरेन काइमा। तो क्लोरेन काइमा का मतलब कि वे पैरेनकाइमी ऊतक जिसमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल, जिसमें क्या मिलता है बच्चे, क्लोरोफिल मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो जिस ऊतक, जिस पैरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कहा जाता है प्यारे बच्चे क्या, क्लोरेन काइमा। क्या कहेंगे, क्लोरेन काइमा। तो वही पूछ रहा है। और क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, क्लोरोफिल मतलब क्या हो गया, हरित लवक, हरित लवक। नहीं, तो जिसके अंदर हरित लवक यानी क्लोरोफिल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरेन काइमा। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर, हरित लवक पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे क्लोरेन काइमा कहा जाता है। और इस ऊतक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो सकता है, यानी होता है, क्योंकि क्लोरेन काइमा के अंदर क्या मिलता है, हरित लवक यानी क्लोरोफिल, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकता है, यानी करता है। समझ गए। नहीं, चलिए आगे चलते हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर की तरफ। आपका 9 क्वेश्चन नंबर का है तंत्रिका ऊतक की इकाई है, मतलब तंत्रिका ऊतक किस ऊतक का बना होता है, तो आपको पता ही है तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का बना होता है। यहाँ पर कोशिका का एक्सॉन, न्यूरॉन, ब्रिकाणु। तो अब प्यारे बच्चे कोशिका का और एक्सॉन, ये दोनों जो आपका है, ये दोनों न्यूरॉन यानी तंत्रिका, न्यूरॉन किसको बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका को। किसको बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका को ही क्या बोला जाता है, इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है प्यारे बच्चे। नहीं,
तो तंत्रिका कोशिका से क्या बना होता है? तंत्रिका ऊतक। तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका? सी। और ब्रीकाणु जो है बच्चे, इससे क्या बना होता है? ब्रीक यानी आप किडनी का नाम सुने होंगे नहीं? तो ब्रीक का इकाई आपका कौन है? ब्रीकाणु। और एक्सॉन और कोशिका का जो किसका भाग है? तंत्रिका कोशिका का आपका भाग है, कोशिका का और एक्सॉन। समझ गए नहीं? तो यहाँ पर पूछा तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन है, यानी तंत्रिका ऊतक किस कोशिका का बना होता है? तो ये आपका न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका का बना होता है। समझ गए नहीं? क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए चलते आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त कोशिका है? अब आपका पूछा रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल नहीं, और रक्त कोशिका भी एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चे? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है प्यारे बच्चे? ये भी एक आपका संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है नहीं। और रक्त के अंदर आपका रक्त कोशिकाएं होते हैं। कौन कौन होता है प्यारे बच्चे? तो आपको ये तो पता होगा, एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, और एक आपका होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्यारे बच्चे आपका प्लेटलेट होता है नहीं, प्लेटलेट होते हैं। 3 प्रकार की क्या मिलते हैं? रक्त कोशिका। क्या मिलते हैं? रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार का रक्त के अंदर, जिसमें आरबीसी को बोला जाता है क्या? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। और आपका प्लेटलेट को क्या बोला जाता है बच्चे? ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट। सॉरी, डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं वो 5 प्रकार का होता है नहीं, तो ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, और एरिथ्रोसाइट आपका क्या है? आरबीसी है नहीं। तो अब ये तीनों के तीनों जो आपका है वो कौन सी कोशिका है? रक्त कोशिका है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। एरिथ्रोसाइट आरबीसी और ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट ये आपका क्या है? डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका। तो तीनों को तीनों रक्त कोशिका, इसलिए आपका उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। समझ गए नहीं? चले आगे, चलिए आगे चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका आ गया, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? नारियल का रेशा अभी हमने पीछे पढ़े कि बादाम और मूंगफली का छिलका भी एस्क्लेरन काइमा का बना होता है। उसी प्रकार नारियल का रेशा भी जो होता है प्यारे बच्चों किसका बना होता है? एस्क्लेरन काइमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दृढ़ ऊतक। क्या बोला जाता है? दृढ़ ऊतक कहा जाता है। यानी कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना हुआ है? दृढ़ ऊतक एस्क्लेरन काइमा का बना होता है। एस्क्लेरन काइमा इंग्लिश हो गया और दृढ़ ऊतक आपका क्या होता है? हिंदी होता है प्यारे बच्चे नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे। और दृढ़ ऊतक की जो यानी कि एस्क्लेरन काइमा की जो कोशिका होते हैं वो मृत होते हैं। इसकी कोशिका जो होते हैं बच्चे वो कैसा होता है? मृत होता है। इसकी कोशिका कैसा होता है? मृत होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि दृढ़ ऊतक की कोशिका यानी एस्क्लेरन काइमा की जो कोशिका वो कैसा होता है? मृत होता है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हम लोग 12 नंबर की तरफ। नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको पता है प्यारे बच्चे कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो यहाँ ऑप्शन होगा मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी। नहीं तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है और हिस्टोलॉजी आपका ऊतक का अध्ययन है। समझ गए नहीं? तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है नहीं, ऊतक का अध्ययन। और कोशिका का अध्ययन पूछेगा तो क्या मारेंगे हम लोग? साइटोलॉजी। समझ गए नहीं? इस तरह से हम लोग बता दें हिस्टोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा या जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। समझ गए नहीं? तो ये हिस्टोलॉजी भी एक बायोलॉजी का पार्ट है, उसका एक ब्रांच है। समझ गए नहीं? जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है प्यारे बच्चे। समझ गए नहीं? हम लोग से ऊतक का अध्ययन पूछा था, इसलिए हम लोग कौन ऑप्शन मारेंगे? बी नंबर
सही आपका है। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हम लोग 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दो अस्थियों को आपस में जुड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं? दो अस्थि है यानी दो हड्डी, जैसे यहां पर आपका क्या है, ज्वाइंट है, तो ये जो दो अस्थि है, दोनों अस्थियों को आपस में जुड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? नहीं तो यहाँ ऑप्शन में देखें साइटोन, एक्सोन, लिगामेंट या कंडरा। नहीं तो आप याद रखेंगे लिगामेंट जिसको स्नायु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? स्नायु बोला जाता है। यानी स्नायु यानी लिगामेंट क्या करता है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नहीं तो अगर दो अस्थि को आपस में जोड़ता है, जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और अगर आपसे पूछे कि हड्डी और मांसपेशी मतलब अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है बच्चे। कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। लेकिन यहां हम लोग से क्या पूछा है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक, तो कौन हो जाएगा आपका? लिगामेंट हो जाएगा। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। नहीं 14 नंबर ऊतक आपका क्या कह रहा है कि सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक क्या है? नहीं सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है प्यारे बच्चे, वो आपका कौन है? पैरेन्काइमा। कौन है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, अस्क्लेन्काइमा, ये तीनों को तीनों आपका किसका पार्ट्स है बच्चे? सरल अस्थायी ऊतक का, जिसमें से आपका सबसे ज्यादा कौन मिलता है? पैरेन्काइमा। और जाइलम ऊतक आपका ये किसका पार्ट्स है? ये तीनों आपका सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक है। नहीं सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं। अरे जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो किसका भाग है? वो जटिल अस्थायी ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक है प्यारे बच्चे। नहीं जटिल अस्थायी ऊतक होता है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक कौन है? तो पैरेन्काइमा। कौन है? पैरेन्काइमा। समझ गए नहीं? ये ध्यान रखेंगे, जिसको मृद ऊतक बोला जाता है हिंदी में। समझ गए? चलिए और कॉलेन्काइमा का स्थूल कोण, अस्क्लेन्काइमा के दृढ़ ऊतक कहा जाता है। नहीं चलिए तो आगे चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर क्वेश्चन कर कौन सा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? पैरेन्काइमा, फ्लोएम, कॉलेन्काइमा, अस्क्लेन्काइमा। तो आपको अभी हम लोग प्यारे बच्चे पीछे वाले क्वेश्चन में देखे कि बादाम और मूंगफली का जो छिलका होता है या नारियल का रेशा वो बहुत कठोर होता है। किसका बना होता है? अस्क्लेन्काइमा का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कठोर एवं मजबूत बनाता है। कौन बनाता है? तो अस्क्लेन्काइमा। कौन ऊतक बनाता है? अस्क्लेन्काइमा ऊतक जो है ये पौधे को क्या बनाता है? कठोर एवं मजबूत बनाता है। नहीं इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका क्या? अस्क्लेन्काइमा ऊतक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है? अस्क्लेन्काइमा ऊतक की जो भित्ति होती है प्यारे बच्चे वो कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? तो अस्क्लेन्काइमा के ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो एक पदार्थ यानी सुबेरिन नामक पदार्थ को क्या करता है? स्रावित करता है, उसको एकत्रित करता है। नहीं अब सुबेरिन पदार्थ की जमाव के कारण अस्क्लेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत हो जाती है। और मृत होकर के जो अस्क्लेन्काइमा ऊतक की कोशिका की जो भित्ति होता है वो कैसा हो जाता है प्यारे बच्चे? मोटी हो जाती है। तो किसके कारण होता है? सुबेरिन के जमाव के कारण जो आपका है अस्क्लेन्काइमा ऊतक की भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसकी जमाव के कारण, सुबेरिन की जमाव के कारण जो है अस्क्लेन्काइमा ऊतक की भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? जो जलीय पौधे होते हैं, नहीं जल में रहते हैं, तो जलीय पौधे की पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं हम लोग? एरेन्काइमा बोला जाता है। अस्क्लेन्काइमा और कॉलेन्काइमा
ये अलग भाग है आपका किसका, सरल अस्थायी ऊतक का। लेकिन पैरेनकाइमा भी एक सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार है। और पैरेनकाइमा का दोनों प्रकार आपका कौन कौन है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। जब जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे के अंदर जो पैरेनकाइमा ऊतक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरेनकाइमा बोला जाता है। और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन जो स्थल पर होते हैं उनके अंदर जो पैरेनकाइमा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, हरित लवक मिलता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्यारे बच्चे समझ गए नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण आता है। आपने पीछे क्वेश्चन में देख लिया कि मोटापा यानी कठोर और मजबूती जो आता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण आता है, नहीं। लेकिन अब पूछा लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण होता है, जाइलम, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, किसके कारण आता है प्यारे बच्चे, नहीं। तो आप याद रखेंगे लचीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, कॉलेनकाइमा के कारण होता है। किसके कारण होता है, कॉलेनकाइमा। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे कि जो सरल अस्थायी ऊतक के तीन प्रकार के ऊतक होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें पैरेनकाइमा जो होता है दो प्रकार का, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए पैरेनकाइमा आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और अगर जलीय पादप के अंदर पैरेनकाइमा वो एरेनकाइमा होता है, उसको बोलते हैं पैरेनकाइमा को, नहीं, जलीय पादप के लिए। और जो आपका कॉलेनकाइमा है वो पौधे को क्या करता है, लचीलापन बनाता है यानी मुलायम बनाता है। समझ गए नहीं। और जब पौधों के अंदर कठोरता यानी मजबूती आ जाती है तो कौन सी ऊतक के कारण, स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। समझ गए नहीं। चलिए यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, कॉलेनकाइमा कारण लचीलापन का गुण होता है, लचीलापन आता है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, नहीं। उस सरल अस्थायी ऊतक का नाम बताएं जिनकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। आपको सरल अस्थायी ऊतक 3 होता है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन उस ऊतक का नाम बताना है जिनकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत यानी डेड सेल होता है। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा, नहीं। तो आप याद रखेंगे कि जो सरल अस्थायी ऊतक में आपका स्क्लेरेनकाइमा है, इसके अंदर क्या होता है, सुबेरिन कि जमाव के कारण इसकी कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है, नहीं। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका होता है वो मृत होता है। समझ गए नहीं ये चीज। चलिए आगे चलते हम लोग 20 नंबर की तरफ, नहीं। 20 नंबर आपका कह रहा है, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है। तो आपको पता है प्यारे बच्चे कि जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, जिसको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। एक होता है प्यारे बच्चे जाइलम, एक क्या होता है, जाइलम, और एक आपका क्या होता है, फ्लोयम। क्या होता है, फ्लोयम होता है, नहीं। तो जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। यानी मूल के जो मूलरोम होते हैं उसके द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित किया जाएगा और उस अवशोषित जल को जाइलम क्या करता है, ये जो जाइलम होता है पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, यानी पत्तियों तक पहुंचाता है जल को। यानी जल का परिवहन कौन करता है, आपका जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है। लेकिन फ्लोयम क्या करता है प्यारे बच्चे कि जैसी पत्तियों के अंदर जल जाता है, अब पत्तियां वायुमंडल से रंध्र के द्वारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। और जिसके फलस्वरूप जो भोजन बनता है उस भोजन को फ्लोयम क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, नहीं। यानी भोजन का परिवहन कौन करता है प्यारे बच्चे, तो भोजन का परिवहन आपका फ्लोयम ऊतक के द्वारा होता है, नहीं। पत्तियों में भोजन बनता है
है, वहां से पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। समझ गए नहीं? ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जल का परिवहन कौन? जाइलम, और भोजन का परिवहन फ्लोएम। नहीं, अरे दोनों में एक और आप बात याद रखिएगा कि जाइलम केवल एक ही दिशा में गति करता है, केवल नीचे से ऊपर ले जाता है जल को, नहीं, परंतु फ्लोएम आपका चारों दिशाओं में गति करता है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाता है। नहीं, ये चीज फ्लोएम की निश्चित दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछता है पत्तियों में भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, अलग अलग भागों तक कौन सा तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम हो जाएगा। लेकिन यही जल होता तो आपका कौन आंसर हो जाता? जल हो जाता। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में आपका करे पादपों में किस ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है? वही सेम क्वेश्चन, बस वहां भोजन की जगह क्या आ गया? जल। अभी तुरंत बताया, आप तो बता सकते हैं। समझ गए नहीं कि जल और खनिज लवण का संवहन मतलब उसका परिवहन कौन करता है प्यारे बच्चे? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, आंत में, श्वसन नली में, हृदय में, आमाशय में। तो पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक जो है वो श्वसन नली में पाया जाता है प्यारे बच्चे। कहाँ पाया जाता है? श्वसन नली में पाया जाता है। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर में क्या कह रहा है कि जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जैसे हमारी त्वचा है जो बाह्य प्रतिरक्षा का कार्य करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, नहीं, हमें रक्षा करता है धूल कणों से, नहीं। तो अब ये किसका बना होता है? किस ऊतक का बना होता है बच्चे? पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, सनोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। नहीं, तो ये आपका बना होता है कौन से ऊतक का? एपिथेलियम ऊतक का। कौन से ऊतक का? एपिथेलियम ऊतक, जिसको बोला जाता है उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं हम लोग? उपकला ऊतक बोला जाता है। नहीं, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम ऊतक जो हमारे शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं हम लोग? एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। नहीं, ये ध्यान रखेंगे। और एपिथेलियम ऊतक जो है बाह्य आवरण को क्या करता है? निर्माण करता है। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हम लोग 24 नंबर। नहीं, कह रहा वृकीय अस्तर किसके द्वारा बना होता है? वृकीय अस्तर जो होता है किसका बना होता है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। नहीं, तो स्तंभाकार और पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक ये दोनों सेम है। नहीं, स्तंभाकार को ही पक्षमाभी कहा जाता है। और ये ऊतक बच्चे किसमें मिलता है? आंत में। किसमें मिलता है? आंत। नहीं, आंत का जो अस्तर होता है वो किसका बना होता है? स्तंभाकार या पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक का। लेकिन वृकीय अस्तर का निर्माण किससे होता है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे, आंत का अस्तर पूछेगा तो स्तंभाकार या पक्षमाभी एपिथेलियम, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वृकीय अस्तर का, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ए, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हम लोग। रक्त तथा अस्थि, रक्त तथा अस्थि। नहीं, रक्त तथा अस्थि किस प्रकार के ऊतक है? तो रक्त और अस्थि यानी हड्डी एक दूसरे से आपका क्या है? जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्ट है। नहीं, तो अब यहाँ पर रक्त और अस्थि जो होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक होता है। समझ गए नहीं? ये चीज ध्यान रखेंगे। रक्त अस्थि जो होता है आपका कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। समझ गए नहीं? जिसमें रक्त जो बच्चे आपका है एक प्रकार का तरल ऊतक है। कौन है? तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है किसको? रक्त को। नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से क्या करता है? जोड़ता है, उसे कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग का आया था कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं? लिगामेंट यानी स्नायु। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि वह संयोजी ऊतक का नाम बताना है आपको जो मांसपेशियों और अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है।
तो उसका वो कौन है बच्चे आपका, नहीं अस्थियों से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है, कंडरा बोला जाता है। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, कंडरा। अगर दो अस्थि होता तो क्या हो जाता, स्नायु यानी लिगामेंट। लेकिन कह रहा है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए तो आपका कंडरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर की तरफ। कह रहा उच्च संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो नाक, कान, कंठ नहीं और किसमें, श्वसन नली में उपस्थित होता है। अस्थि, उपास्थि, एटीपोज या तंत्रिकाज। कौन सा ऊतक जो है आपका नाक में भी मिलेगा, कान में भी, कंठ में और श्वसन नली में भी उपस्थित होता है। तो आपका वो कौन सा है प्यारे बच्चे, उपास्थि। कौन है, उपास्थि है नहीं। और ये उपास्थि जो हड्डियों के शीर्ष जो ऊपर वाला भाग होता है उसको चिकनापन भी बनाता है, कौन, उपास्थि बनाता है नहीं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो नाक, कान, कंठ और श्वसन नली में उपस्थित कौन होता है आपका, उपास्थि होता है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका है 28 नंबर क्वेश्चन नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें बताना कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अस्थि भी कनेक्टिव टिश्यू है आपका, संयोजी ऊतक रक्त भी है, उपास्थि भी है, लेकिन कंकाल पेशी आपका संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग 29 नंबर, कार्डियक पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो कार्डियक पेशी ऊतक पाया जाता है प्यारे बच्चे आपका हृदय में। कहाँ पाया जाता है, हृदय। तो हाथ पैर में नहीं, कहाँ पाया जाता है आपका, हृदय में मिलता है नहीं कार्डियक पेशी। चलिए आगे चलते हम लोग 30 नंबर में। 30 नंबर का उस ऊतक का नाम बताएं जो शरीर की गति के लिए क्या है, उत्तरदायी है। हमारी बॉडी जो गति कर पाता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है, पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक, पेशीय मस्कुलर टिश्यू। यहाँ ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी सही आपका हो जाएगा नहीं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन आपका जो पेशीय ऊतक है बच्चे ये क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को गति करने में मदद करता है, गति करने के लिए उत्तरदायी होता है नहीं। तो पेशीय ऊतक हो जाएगा। इसके बाद आपका है मस्तिष्क नहीं यानी ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, तंत्रिकाएं, नर्व्स किस ऊतक की बनी होती है। ये आपका बच्चे क्या है, ये तंत्रिका तंत्र का भाग है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, तो ये तीनों आपका बच्चे तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो स्वतः ये आपका किसका बना होगा, तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका ऊतक का बना होगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन आपका है पेशीय तंत्रिका संयोजी उपास्थि यानी तंत्रिका हो जाएगा आपका नहीं। तंत्रिका ऊतक का बना होता है कौन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं नहीं, तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चे 32 नंबर देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो यहाँ पर आपका सम्मोहन ऊतक, पार्श्व ऊतक, शीर्षस्थ, दृढ़ ऊतक। तो आप याद रखेंगे सम्मोहन ऊतक के कारण वार्षिक वलय बनते हैं नहीं। तो अगर सम्मोहन ऊतक क्रियाशीलता, सम्मोहन ऊतक के क्रियाशीलता के कारण पौधे में क्या बनता है, वार्षिक वलय बनता है नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चे हम लोग आगे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम ऊतक का भाग बताना है ना। तो फ्लोएम ऊतक का जो होता है बच्चे भाग आपका एक चालनी नालिका भी होता है, फ्लोएम पैरेंट का यानी फ्लोएम मृद ऊतक होता है, चालनी नालिका भी होता है नहीं। और आपका ये तीनों जो आपका ए, बी और डी ये फ्लोएम ऊतक का भाग है, परंतु जाइलम ट्रेके, जाइलम वाहिका जो है ये जाइलम ऊतक की कोशिका है, इसलिए आपका फ्लोएम ऊतक का ये भाग नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है नहीं, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, जाइलम ट्रेकिड। समझ गए नहीं, ये जाइलम ऊतक का भाग है। इसके बाद आगे आपका हम लोग चलते हैं
34 नंबर की तरफ, नहीं 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आहार नली तथा मुंह का अस्तर किस एपिथेलियम से ढका होता है। अब बताना है आपको, आहार नली जो आहार नाल होता है, नहीं ये आहार नली और मुंह का जो अस्तर होता है कौन से ऊतक एपिथेलियम का बना हो से ढका होता है, लेकिन कौन से एपिथेलियम का, तो आप याद रखेंगे सल्की एपिथेलियम ऊतक, यानी ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं आप लोग को ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अब 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका ऊतक की विशेषता नहीं है। असत्य पूछ रहा हम लोग से, नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन कौन सा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर बच्चे आपका होगा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतकों से बना होता है, ये सही है। ब्रेन और स्पाइनल कोड किसका बना होता है, तंत्रिका ऊतकों का, तो ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, हाँ सही है। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। ये भी विशेषता है किसका, तंत्रिका ऊतक का। इसके बाद ये ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है, नहीं, हमारे शरीर गति के लिए उत्तरदायी कौन है, पेशीय ऊतक, इसलिए ऑप्शन क्या है, असत्य है यानी गलत। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, हाँ एक तंत्रिका ऊतक की यानी एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होता है वो लगभग कितने मीटर होता है प्यारे बच्चे, 1 मीटर होता है, आप याद रखेंगे। नहीं ये चीज तो ए बी डी ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है, नहीं यानी गलत, तो ऑप्शन आपका कौन सी जो है गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए नहीं। चलिए तो आप लोग इजाजत दें तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ आपके लिए लेकर, नहीं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन जंतु तक नहीं है। अब यहाँ बताना एनिमल टिश्यू नहीं है, नहीं जंतु तक नहीं है, तो यहाँ पे जो पादप ऊतक होगा वो जंतु तक नहीं होगा। तो यहाँ पैरेनकाइमा ऊतक ये आपका क्या है, पादप ऊतक है, फर्स्ट नंबर में ही ऑप्शन आपका मिल गया। संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, ये तीनों के तीनों एनिमल टिश्यू है यानी जंतु ऊतक है, परंतु पैरेनकाइमा आपका जंतु ऊतक नहीं है, पादप ऊतक है। नहीं और आपको पता भी है कि ये जो पैरेनकाइमा ऊतक है सरल अस्थायी ऊतक का भाग है। नहीं सरल अस्थायी ऊतक किसका भाग है, आपका अस्थायी ऊतक का। समझ गए नहीं ये चीज। चलिए 37 नंबर की तरफ चलते हम लोग। 37 नंबर क्या कर रहे प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन पादप ऊतक नहीं है। अब देखो वहां पूछा था जंतु ऊतक नहीं है, यहाँ पूछ रहे पादप ऊतक नहीं है, तो इसके लिए आपका कॉलेनकाइमा भी है पादप ऊतक, जाइलम फ्लोएम भी पादप ऊतक है, परंतु एपिथेलियम आपका पादप ऊतक नहीं है, प्लांट टिश्यू नहीं है, एनिमल टिश्यू है, नहीं जंतु ऊतक, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे चलते हम लोग 38 नंबर की तरफ। नहीं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक का 3 प्रकार होता है, आपको बता ही दी है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पर जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम ये आपका नहीं होंगे, नहीं ये आपका जटिल अस्थायी ऊतक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा ये सरल अस्थायी ऊतक का क्या है, भाग है। नहीं चलिए आगे चलते हम लोग 39 नंबर की तरफ। नहीं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, निम्न में से कौन विभज्योतक ऊतक नहीं है। नहीं शीर्षस्थ ऊतक ये भी विभज्योतक ऊतक है, अंतवृष्ट ये भी विभज्योतक है, पार्श्व ऊतक ये भी विभज्योतक ऊतक है। ये तीनों के तीनों क्या है प्यारे बच्चे, विभज्योतक ऊतक है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका कौन, पैरेनकाइमा ऊतक की सरल अस्थायी ऊतक का भाग है। नहीं उसी का आपका प्रकार है, इसलिए आपका विभज्योतक ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां अवशोषण, जहां क्या होता है, अवशोषण एवं स्राव होता है, वहां कौन सी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। कौन सा, स्तंभाकार, घनाकार, सल्की एपिथेलियम, अस्तरित सल्की एपिथेलियम। कौन होता है, जहां पर अवशोषण की क्रिया होता है और
स्राव की क्रिया होता है, नहीं वहां पर कौन सा ऊतक बना होता है प्यारे बच्चे, नहीं तो आपको बताना है। तो जहां पर स्राव की क्रिया नहीं और शोषण की क्रिया होता है, तो आपको जैसे बताए थे कि स्तंभाकार पक्षमाभी जो एपिथेलियम ऊतक है ये कहाँ मिलता है बच्चे, आंत में, नहीं। और आंत क्या है, एक प्रकार का आहार नाल का भाग है जो अवशोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अवशोषण का। तो अवशोषण और स्राव जो होता है वहां पर कौन सा ऊतक मिलेगा, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ए आपका सही है 40 नंबर के लिए, नहीं। तो जहां अवशोषण की क्रिया हो, जहां अवशोषण होता है वहां पर कौन सी कोशिकाएं मौजूद, कौन सी कोशिका उपस्थित होती है, स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं मौजूद होती है। समझ गए, नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग 41 नंबर की तरफ, नहीं। 41 नंबर में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन पेशीय ऊतक नहीं है। रेखित पेशी ये भी पेशीय ऊतक है, कार्डियक पेशी ये भी पेशीय ऊतक है, आरेखित पेशी ये तीनों का तीनों पेशीय ऊतक है, लेकिन पेशीय ऊतक नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, उपास्थि। उपास्थि आपका पेशीय ऊतक नहीं है। इसका तो ऑप्शन में ही आपका दिया हुआ है, पेशी पेशी लगा हुआ मतलब कि पेशीय ऊतक है, और नहीं जहां नहीं है वो आपका नहीं हो जाएगा, पेशी ऊतक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग 42 नंबर की तरफ, नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस पेशी ऊतक का नाम बताएं। पेशी ऊतक का नाम बताना है जिनकी कोशिका लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित तथा बहुनाभीय होती है। कौन सी, रेखित पेशी, आरेखित, कार्डियक पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो रेखित पेशी जो आपका होता है इसकी कोशिका लंबी होती है, बेलनाकार शाखा रहित होती है और बहुनाभीय होती है। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, रेखित पेशी सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर। 43 नंबर आपका क्या कह रहा है कि उस संयोजी ऊतक का नाम बताएं जिसकी कोशिका वासा की गोलिकाओं से भरी होती है। नहीं, यहां पर आपको बताना है कि वैसे संयोजी ऊतक का नाम बताना है जिसकी कोशिकाएं वासा की गोलिकाओं से, यहां पर आपका कट गया है, भरी होती है। कौन भरी होती है बच्चे, नहीं। संयोजी ऊतक का नाम बताना जिसमें आपका कौन हो जाएगा, वासा में ऊतक जो वासा की गोलिकाओं से क्या होती है, भरी होती है। नहीं तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, डी सही है ना। चलिए आगे चलते हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ, नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी, लाल रक्त कण का मतलब क्या हो गया, आरबीसी रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आदि किस जंतु, नहीं, किस जंतु ऊतक में पाए जाते हैं। अस्थि में, कार्डियक ऊतक में, रक्त में या उपास्थि, यानी रक्त कोशिका तो रक्त में ही ना मिलेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर सही है। रक्त में जो है बच्चे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिलता है, नहीं। और रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या मिलता है, प्लेटलेट। समझ गए नहीं, ये आपका रक्त कोशिकाएं होते हैं ना, ये चीज। इसके बाद आपका आगे हम लोग चलते हैं जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका है। जाइलम के 4 कोशिकाएं होते हैं, ट्रैकिट्स, जाइलम नालिका, जाइलम तंतु, जाइलम हृदयूतक, ये चारों को चारों जाइलम ऊतक की कोशिका है, नहीं। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि जीवित बताइए। तो जाइलम में जो 3 कोशिकाएं होते हैं, ट्रैकिट्स और जाइलम नालिका, जाइलम तंतु यानी जाइलम रेशे, ये तीनों को तीनों कैसे ऊतक हैं प्यारे बच्चे, कैसे कोशिका है, मृत है। कैसा है, मृत। लेकिन आपका जाइलम मृदूतक जो है, नहीं, जाइलम जो मृदूतक है आपका ये कैसा है, जीवित कोशिका है। कैसी कोशिका है, जीवित कोशिका है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, डी सही है। समझ गए नहीं, अगर मृत पूछेगा तो ये तीनों है, लेकिन अगर आपका जीवित पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, जाइलम मृदूतक। समझ गए नहीं, ये ध्यान रखेंगे, जाइलम मृदूतक जीवित कोशिका है। इसके बाद
हम लोग आगे चलते हैं 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर में क्या करें, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो आपको पता है रक्त में थक्का, जैसे हम रक्त के अंदर आपका क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या करता है बच्चे, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है हीमोग्लोबिन की सहायता से, नहीं। और थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या है, प्लेटलेट को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स नहीं, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है प्यारे बच्चे, ब्लड को थक्का जमाता है, ब्लड को क्या करता है, थक्का, यानी रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन से हो जाएगा, बी। और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। न्यूरॉन यानी ये तंत्रिका कोशिका जो नियंत्रण का कार्य करता है, समझ गए नहीं, सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो रक्त में थक्का बनाने की में मदद कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट करता है, समझ गए नहीं। आपको अगर कटता है, कटने के बाद अगर ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को थक्का जमा करके ब्लड को बहने से रोकता है कौन, प्लेटलेट, नहीं, उसको थक्का जमा देता है जिससे ब्लड का बहाव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, समझ गए नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है आपका, इनमें से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है, यानी तंत्रिका जो कोशिका होता है उसका भाग नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष भी भाग है, डेंड्राइट जिसको हम लोग द्रुमिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रुमिका, तो ये भी तंत्रिका कोशिका का भाग है। केंद्रक, ये भी तंत्रिका कोशिका का भाग है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, न्यूरॉन का भाग नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन सही आपका हो जाएगा डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है न्यूरॉन का भाग नहीं, न्यूरॉन का भाग तंत्रिकाक्ष होता है, द्रुमिका होता है, केंद्रक होता है, कोशिका काय होता है, समझ गए नहीं ये चीज। तो आगे चलते हम लोग अब 48 नंबर की तरफ। चलिए 47 क्वेश्चन हम लोग देख लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, नहीं, आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर जरूर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, नहीं। आप प्यारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को आप पूरी ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, नहीं, और सब सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, समझ गए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता, आपको दिक्कत लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं, ऐसे हमने बुक में सब थ्योरी पढ़ा रखा है, समझ गए नहीं। चलिए तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं 48 नंबर की तरफ। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सॉन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, दो तंत्रिका कोशिका है, नहीं, और दो तंत्रिका कोशिका का मध्य जो होता है प्यारे बच्चे उसके खाली स्थान को क्या कहा जाता है, नहीं, डेंड्राइट द्रुमिका बोलते हैं। द्रुमिका आपका होता है जैसे इस प्रकार से आपका न्यूरॉन सेल है, नहीं, नहीं, इस तरह से आपका न्यूरॉन सेल है, इस तरह से आपका न्यूरॉन सेल मान लीजिए बना हुआ है, नहीं। तो अब आपका इस तरह से न्यूरॉन सेल होता है इस तरह से। तो अब न्यूरॉन सेल के जो ए वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, द्रुमिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, द्रुमिका, नहीं। और ए जो आपका अंदर में क्या होता है, बीच में केंद्रक होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, केंद्रक होता है, नहीं। और इसके अंदर आपका जो होता है कोशिका काय होता है, अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोला जाता है, नहीं, कोशिका काय, समझ गए। और यहां पर आपका इस तरह से जो आपका होते हैं तो इसको बोला जाता है क्या, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। लास्ट में क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा होता है, अंतिम छोर होता है, नहीं, तंत्रिका कोशिका का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के, मतलब दो तंत्रिका कोशिका उसके बीच का जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, नहीं, तो आप लोग अपने कॉमेंट्स में बताएं इसका आंसर, समझ गए कि
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसके खाली स्थान को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट, यानी ये द्रुमिका होता है। डेंड्राइट किसको बोलते हैं? द्रुमिका को कहा जाता है। सिनेप्स, एक्सॉन, ये दोनों में से आपको बताना है कौन होगा इसका आंसर। समझ गए नहीं? ये थे। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप वो भी लिखेंगे, अगर आपको पता है तो बी और सी ये दोनों में से कौन आपका होगा। समझ गए नहीं? ये चीज आपको बताना है। 48 नंबर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे कि हमारे शरीर में वसा का संचयन किस ऊतक में होता है? कंडरा, अस्थि, रक्त या एडिपोज। तो कंडरा, अस्थि, रक्त ये तीनों में नहीं होता है। किस में होता है? एडिपोज ऊतक में होता है आपका किसका संचयन? वसा का संचयन होता है। नहीं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका है, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए। नहीं, 50 क्वेश्चन आपका लास्ट हो रहा है। समझ गए? चलिए, तो 50 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि एक तंत्रिका कोशिका जो होता है प्यारे बच्चे उसकी लंबाई कितना होता है? 1 मीटर होता है। अगर मिलीमीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 मिलीमीटर। और इसका जो व्यास होता है तंत्रिका कोशिका का, एक तंत्रिका कोशिका का जो व्यास होता है प्यारे बच्चे वो 0.1 मिलीमीटर होता है ना, mm यानी मिलीमीटर। और आपका इसकी लंबाई कितना होता है? 1 मीटर होता है। और अगर मिलीमीटर में पूछे तो आप कितना बता सकते हैं? 1000 मिलीमीटर होता है। नहीं, इतना लंबाई होता है। समझ गए? और व्यास 0.1 मिलीमीटर होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम लोग टोटली 6 चैप्टर से 9th क्लास के आपका जो बायोलॉजी का आपका 6 चैप्टर था ऊतक, उससे हम लोग टोटली 50 क्वेश्चन को आज कवर किए। और 50 क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किया। तो चलिए आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले 7 चैप्टर को लेकर के। उसका भी 50 MCQ आपका टोटल चैप्टर वाइज 50-50 MCQ हमने आपके लिए लेकर आएंगे। समझ गए नहीं? तो आप हमेशा बने रहिए। तो चैप्टर वाइज आप MCQ करते रहिए ताकि आपका एग्जाम में हेल्प मिल सके, एग्जाम आप आसानी से लिख सके। समझ गए नहीं? तो चलिए विद्यार्थियों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के 50 MCQ लेकर। नहीं तो चलिए, आप सभी विद्यार्थियों को इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको धन्यवाद। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई में पूरी फोकस लगाकर मेहनत करते रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद।